नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की। जैसा कि आपको पता है कि तेलंगाना में आज वोटिंग हुई और वोटिंग प्रतिशत जो रहा वो 3 बजे तक 51.89% तक वोट पड़ चुका था। वहाँ भी भारी वोटिंग हुई, लोगों की कतारें थीं। अब बात करेंगे कि जो ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, क्या 5 राज्यों के चुनाव से और उसके नतीजे से जो आने वाला लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए, या फिर विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उनकी स्थिति अलग होगी और जो लोकसभा चुनाव होंगे उनकी स्थितियां और परिस्थितियां अलग होंगी। जहां विधानसभा चुनाव में लोकल परिस्थितियां, राज्य के अपने मसले होते हैं, उस पर निर्भर होता है। दूसरा, जहां पर केंद्र का चुनाव होता है तो केंद्र के चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पर भी वोटिंग होती है। जो 5 राज्यों के अभी चुनाव संपन्न हुए, 3 दिसंबर को उनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इन राज्यों का अगर विश्लेषण करें कि इन राज्यों में कौन जीतने जा रहा है और किसकी इसमें पराजय होगी, किस पार्टी की क्या स्थिति होगी, इस पर अगर विश्लेषण करें, इसका आकलन करें, लेकिन सही जो रिजल्ट है वो तो 3 दिसंबर को ही आएगा। वही पता लगेगा कि असल स्थिति क्या है। बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, के चंद्रशेखर राव अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर। लेकिन चुनावी जो स्थितियाँ हैं, 2018 की अगर बात करें तो बीआरएस को 88 सीट मिली थी 118 में, भारी बहुमत 47% वोटिंग उनके पक्ष में हुई थी। मतलब अगर कहा जाए कि एक तरफा वोटिंग बीआरएस के पक्ष में हुई थी। लेकिन आज जो मतदान हुआ, क्या स्थितियां परिस्थितियां पहले जैसी हैं, या फिर बीआरएस के चंद्रशेखर राव तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर उनकी सरकार आज की वोटिंग के बाद वहां से चली जाएगी। बीआरएस की बात करें, बीआरएस और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। यही परिस्थितियां जब 2-4 महीने पहले की स्थिति थी तो उसमें ऐसा लग रहा था कि बीआरएस और बीजेपी की वहां पर टक्कर है। उसका एक कारण भी था कि जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर अपना आधार बढ़ाया और जो नगर निगम के चुनाव हुए हैदराबाद में, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई, उससे लोगों ने यह आकलन लगाना शुरू कर दिया कि ये स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर बीआरएस तो जीतेगी, लेकिन नंबर 2 की जो पार्टी है वो बीजेपी जरूर बन जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चुनाव नजदीक आता गया, उसका परिदृश्य बदलता गया। लोगों में ये रुझान हुआ कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनाई जाए और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति वहां पर बढ़ा। और हालांकि वहां के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, के चंद्रशेखर राव ने काम भी किए हैं, लेकिन उनके जो मंत्री रहे, उनके जो इर्द गिर्द नेता रहे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जनता में एक बदलाव का संदेश गया और जनता ने कहा कि इनको अब देख लिया है हमने 2 बार, अब की बार फिर कांग्रेस की सरकार यहां पर बनाई जाए। तो जनता में ये मत जा रहा है और वहां पर लग रही है जो जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरीके से लोगों की जो बातचीत सामने आ रही है, जो लोगों का रुझान आ रहा है, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, उसके अनुसार लग रहा है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो सकती है। हालांकि 3 दिसंबर को ये स्पष्ट होगा। ये तो केवल अभी एक अनुमान है कि यहां पर जो प्रबल संभावना जो है वो कांग्रेस की है। पिछला जब 2018 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस को शायद 19 सीट मिली थी और बीजेपी को 4 सीट मिली थी, तो कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में लग नहीं रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तेलंगाना का, तेलंगाना बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो कांग्रेस का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसका फायदा उसको लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। अब बात करें जो बड़े राज्य हैं, पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 वर्ष हो गए लगातार उनका राज्य है। ऐसे में बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व रहा या बीजेपी के जो नेता रहे, वो किसी पे ज़्यादा दोषारोपण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल से लगातार उनकी सरकार है। हालांकि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, 230 सीट में से उसको 114 सीट मिली थी। लेकिन जैसे ही सिंधिया खेमा कांग्रेस से अलग हुआ और कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई और बीजेपी ने वहां पर जैसे भी है साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके वहां पर अपनी सरकार बना दी। अभी चुनाव हुआ तो लोगों में बड़ा इसका
गुस्सा था, चूंकि सरकार भी 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की चल रही है, चाहे वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगे हों या फिर बेरोजगारी की समस्या रही हो, कई मुद्दे वहाँ पर हावी रहे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कई सर्वे ऐसे आए जिसमें यह दिखाया गया कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का वो उससे चिंतित हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी केंद्र के मंत्री थे उनमें केंद्र के मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया, चाहे वो तोमर हों, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, या फिर और जो सांसद उनके रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री वो रहे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जो उनके राष्ट्रीय महासचिव रहे हों, ऐसे लोगों को उनको लड़ाना पड़ गया, चुनाव लड़ाना पड़ा। वो उनकी मजबूरी थी या फिर एक कहें कि पॉलिटिकल जो उनकी रणनीति थी वो हो सकती है कि उनको लड़ाना पड़ा। हालांकि बीजेपी जिस हताशा और निराशा में थी, हालांकि लास्ट में जैसे चुनाव नजदीक आया उसमें कुछ उन्होंने अपनी स्थिति संभाली, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले लाडली बहन योजना लागू की और उसमें भी जो महिलाओं को एक किस्त और दूसरी किस्त भी गई उनके पास, उससे भी उनको कुछ उससे लाभ मिला। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि जहां पर फिर वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाए। मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहां पर तीसरा कोई पक्ष ऐसा है नहीं जिसकी वहां पर मजबूती हो। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। पहले जो सर्वे जितने भी आ रहे थे, सर्वे यही बता रहे थे कि वहां पर एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते बीजेपी ने भी अपनी वहां पर स्थिति सुदृढ़ की। लेकिन जिस तरीके से 2018 में 90 सीट में 68 सीट कांग्रेस को मिल गई थी, तो लग नहीं रहा कि वो 68 सीट तक शायद पहुंचे, उससे कुछ कम स्थिति रहेगी। लेकिन ये जरूर लग रहा है कि जैसे उन्होंने कई अपनी स्कीम चलाई, चाहे वो किसानों के फायदे के लिए या दूसरी स्कीम्स चलाई, उससे जनता को फायदा मिला। और भूपेश बघेल एक ऐसे रणनीतिकार के रूप पर उभर कर आए कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने तो काम किया ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीति के लिए आवश्यक होता है कि उसका प्रचार प्रसार भी किया जाए, उसमें भी वो अशोक गहलोत से आगे रहे। ये सबने देखा तो सबको ये लगता है कि वहां पर चाहे प्रचंड बहुमत की सरकार न बने, जैसे पहले सीटें कांग्रेस को मिली थी उससे कुछ कम हो सकती है, क्योंकि जो शहरी इलाका है वहां पर बीजेपी को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है, जो एक्सपर्ट्स का, जानकारों का मानना है। ऐसे में फिर भी वहां पर भूपेश बघेल की सरकार दोबारा बनेगी ऐसा लग रहा है। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान की, जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत का कार्यकाल भी आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत का जो कई स्कीम्स ऐसी रहीं जो चर्चा में रहीं, उन्होंने काम किया, लोगों में उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट जो नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसा होता है जब कोई सरकार राज्य कर लेती है तो उसके खिलाफ वोट पड़ते ही हैं, ये तो होता ही है। लेकिन गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ, लोगों की नाराजगी नहीं थी। लेकिन इतना जरूर हुआ कि उनके जो विधायक रहे या जो उनके मंत्री रहे, जिन पर कई आरोप लगे और जनता की उनके प्रति नाराजगी भी रही। हालांकि अशोक गहलोत के खिलाफ किसी की नाराजगी नहीं रही और बीजेपी के लोगों का भी यही मानना है कि अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर काम किया है। चाहे वो चिरंजीवी योजना जो उनकी बहुत चर्चित योजना रही, जिसमें 25 लाख तक का इलाज करवा सकते थे, और भी कई योजनाएं रहीं जो बहुत चर्चित रहीं, जिसका लाभ लोगों को सीधे तौर पर मिला। पेंशन योजना रही, उसका भी लाभ लोगों को मिला, जिसके कारण इस सरकार के खिलाफ जनता में कोई भी आक्रोश नहीं था। अगर कोई उनको नुकसान अगर पहुंचेगा या नुकसान की कहीं बात होगी तो उनके जो वो विधायक जिनके प्रति लोगों में नाराजगी थी या वो मंत्री जिनके प्रति लोगों में नाराजगी थी, उनके टिकट नहीं कटे और उनको दोबारा जो वो टिकट लेने में सफल रहे, वहां पर वो नुकसान हो सकता है। और राजस्थान में जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग प्रतिशत 74% के आसपास रहा और 74% वोटिंग एकदम एक तरफा वोटिंग हुई, तो उससे भी ये लगता है कि ये सरकार किसी की स्पष्ट रूप से बनती नहीं दिख रही है। न ये लग रहा है कि कांग्रेस की ही सरकार निश्चित रूप से बन जाएगी या फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये भी हो सकता है कि ये कोई त्रिशंकु सरकार न बन जाए और इसमें मुख्य भूमिका उनकी हो जो 15-20 लोग जो निर्दलीय लड़ते हैं, या फिर जो छोटी छोटी पार्टियां, चाहे बीएसपी हो या दूसरी 1-2 पार्टियां और हैं, उनके जो विधायक आएंगे वो कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन न करें।
और फिर जातीय समीकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा, जहां पर जिस जाति का जो भी व्यक्ति रहा, एक ही जाति के व्यक्ति अलग अलग जगह और उन्होंने अलग अलग तरीके से वोटिंग की। तो ये राजस्थान का है कि राजस्थान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई स्पष्ट स्थिति वहां की है नहीं अभी कि जिसमें कहा जा सके कि नहीं, गहलोत जी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। राजस्थान का ट्रेंड रहा, लेकिन जनता है, जनता कोई भी ट्रेंड बदल भी देती है, या फिर उनका वही पुराना ट्रेंड रहेगा जहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार रही, एक बार बीजेपी की सरकार रही है। 3 दिसंबर ये बताने के लिए काफ़ी रहेगा कि उस दिन क्या होता है, असली रिजल्ट तो उसी दिन आएगा। बकाया तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल के बाद कई एक्सपर्ट्स अपने अपने इसमें विश्लेषण कर रहे हैं, उनके अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सी सरकार कहां पर, किस राज्य में कौन सी सरकार बन सकती है। मिजोरम में बीजेपी का कुछ है नहीं, लेकिन वहां पर पहले MNF रही, कांग्रेस भी वहां विपक्ष की भूमिका में रही है। वहां पर देखने की बात होगी कि कौन सा दल वहां पर सरकार बनाने में कामयाब होता है। छोटा राज्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा इसीलिए नहीं हुई, लेकिन बड़े राज्यों की जरूर चर्चा हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर तेलंगाना हो। ये राज्य जरूर, जो इन राज्यों में जीतेगा, क्या बीजेपी इनमें से कोई एक आध राज्य जीत सकती है, या फिर स्कोर वही 5-0 का हो जाएगा, या फिर बीजेपी भी चाहेगी कि 4-1 का ये स्कोर हो जाए। उसको भी, अगर बीजेपी इसमें हारती है तो लोकसभा चुनाव पर जरूर असर इसका पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वहाँ उसका प्रभुत्व रहता है, उसका वर्चस्व वहाँ पर होता है, उससे उसको फायदा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि दोनों चुनाव अलग अलग रहते हैं और ऐसा ट्रेंड हुआ भी, और कई बार ऐसा साबित भी हुआ कि विधानसभा चुनाव में अलग स्थितियां रहीं और लोकसभा चुनाव में अलग स्थितियां रहीं। क्या ये विधानसभा के चुनाव और इनके आने वाले परिणाम लोकसभा को प्रभावित करेंगे? क्या फिर इसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, या फिर अमित शाह, इनकी तमाम रैलियां हुई, हर राज्य में रैलियां हुई, अगर कर्नाटक की तरह, जैसे कर्नाटक में मोदी जी के चुनाव प्रचार के बाद भी हार गए, हिमाचल में ये हार गए, और भी राज्यों में अगर मोदी जी की सभाओं के बाद ये हार गए, अगर इन राज्यों में भी यही स्थिति हो गई, तो फिर क्या निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि केवल मोदी के सहारे लोकसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता है, या फिर जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो फिर इस पर मोहर लगेगी कि नहीं, मोदी की लोकप्रियता बरकरार है? ये सारे प्रश्न हैं जो जिसका उत्तर 3 दिसंबर को मिलेगा। किस राज्य में किसका वर्चस्व रहा, किसका प्रभाव रहा? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या उनके जो नेता जिन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार किया और मोदी सरकार पर लगातार हमला किया, उनके सांप्रदायिकता पर हमला किया, उनके जो सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का उन पर आरोप लगाया, अडानी से संबंधों को लेकर के उन पर प्रहार किया, क्या जनता ने उनकी बात सुनी? यह तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि इसमें बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है, और कांग्रेस कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा लग रहा है। और बाकी जो नतीजे होंगे वो जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, जो असली फैसला है, वो 3 दिसंबर को आएगा। हम सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।